नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं देश की एक बेहद खास शख्सियत से, जिनके कंधे पर जिम्मा है देश भर की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की। हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की। 13 दिसंबर 1954 को दिल्ली में ओम प्रकाश गोयल और स्नेहलता देवी के घर जन्मे डॉक्टर हर्षवर्धन पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। इससे पहले ये दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। अपने समूचे राजनीतिक जीवन में कभी भी इन्होंने पराजय का मुंह नहीं देखा है। ये लगातार 5 बार दिल्ली में विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। बतौर मंत्री इन्होंने दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, कानून और शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इस समय ये दिल्ली भाजपा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। यही नहीं, इन्हें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर काम करने का तो मौका मिला ही, साथ ही दिल्ली भाजपा के 4 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके लंबे राजनीतिक अनुभव को देखते हुए इनकी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया था। बेहद सौम्य और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर हर्षवर्धन से आज हम देश की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल मुलाकात में। थैंक यू, शुक्रिया। पहली बार आप सांसद बने और सांसद बनते ही छक्का लगा दिया। कैबिनेट मंत्री तो मोदी जी ने आपको बनाया ही, साथ ही साथ आपको काफी भारी और काफी महत्वपूर्ण कहे जाने वाले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा। क्या वजह है कि मोदी जी आप पर इतना भरोसा करते हैं? मेरा तो नियम यह है कि जो भी जिम्मेदारी मिले जीवन में जिस समय पर, उसको मेहनत से, ईमानदारी से, कर्मठता से, पारदर्शिता से उसको निभाओ, उसमें अपना हार्ट एंड सोल लगाओ। और आज श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के करोड़ों लोगों के भविष्य के सपने का प्रतीक बन गए हैं, उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि मुझे देश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना है, सभी के लिए स्वास्थ्य उसको सुलभ ढंग से उपलब्ध कराना है और देश को स्वस्थ बनाना है, देश के अंदर से बीमारियों को समूल नष्ट करना है। तो मैं तो उस काम पे लग गया हूँ। लेकिन अभी मैं आपका जब परिचय करा रहा था तो उसको देखने समझने के बाद तो यह महसूस होता है कि दिल्ली में आपका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना देश भर की, मुझे लगता है बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। देखिए, चुनौतियाँ तो मुझे पसंद हैं। चुनौतियों से अगर आदमी को जूझने का जज्बा ना हो तो आदमी जीवन में कुछ कर भी नहीं सकता। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने पहले भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन का, मुझे दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत वर्षों तक एडवाइज़र के रूप में काम करने का मौका मिला। मैंने दुनिया की कई सरकारों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से, जिसे कहते हैं, सलाह देने का काम किया है, उनके लिए कई प्रोग्राम्स विकसित किए हैं। तो मुझे उस चुनौती से कोई घबराहट नहीं है। दिल्ली में भी जब जिम्मेदारी मुझे मिली थी तो बहुत सारी चुनौतियों का हमने सामना किया। बहुत सारे काम जो स्वास्थ्य में किए उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिला और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले। आज मेरा जो दुनिया में रिकॉग्निशन है वो एक सफल स्वास्थ्य मंत्री के रूप में है। तो मुझे लगता है कि करने के लिए बहुत कुछ है स्वास्थ्य में, बड़ी चुनौती है, लेकिन विश्वास है कि सब लोगों की सहायता से सारे देश में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं भी कर रहे हैं, उन सब का हम कंट्रीब्यूशन करके लेकर और सरकारी जो व्यवस्था है उसका भी सही ढंग से इस्तेमाल करके, उनको मोटिवेट करके, उनको इंस्पायर करके अपने देश भर के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को साथ में इकट्ठे एक साथ मिलकर देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करके
हम निश्चित रूप से स्वास्थ्य को एक इतना बड़ा जन आंदोलन बना देंगे देश में कि जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं इनमें मैं ऐसा मानता हूं कि 80% जो समस्या हैं वो प्रिवेंशन से सॉल्व हो सकती हैं। यानी हम लोग बीमार ही ना पड़ें, इसके लिए लोगों को हमें शिक्षित करना है, प्रेरित करना है, उनके लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना है। जब ये हम कर लेंगे, लोगों के अंदर सकारात्मक सोच को विकसित कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल का जो मिशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी सपना है, उसको गोल को पूरा करने की अगर ताकत है तो वो मैं समझता हूँ कि भारत के पास सबसे ज़्यादा है। भारत भले ही बहुत चीज़ों में पिछड़ा हुआ दिखता हो, लेकिन भारत का जो चिकित्सा ज्ञान है वो इतना ज़्यादा कंप्लीट है, इतना ज़्यादा अनूठा है कि उसमें सारी दुनिया का मार्गदर्शन करने की ताकत है। हम हमारी जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, हमारे चिकित्सा ज्ञान का शायद भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी डॉक्टर हर्षवर्धन आपके सामने बड़ी चुनौती है गरीबों को सस्ता इलाज मुहैया कराने की। मैंने देखा अभी संसद में राष्ट्रपति जी संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे, दोनों सदनों के, आप भी मौजूद थे बतौर एमपी, पहली बार उसमें भाग लिए। राष्ट्रपति जी ने भी यह बात कही कि गरीबों को इलाज मिले, यह बहुत बड़ी बात है। कैसे इसको साकार करेंगे? देखिए, बात यह है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर है ये सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को उपलब्ध है इस देश के अंदर, और गरीब लोगों को बेसिक इलाज भी अगर मिल जाता है तो ये भी एक बड़ी सफलता है। हमारे दिमाग में कई सारी योजनाएं हैं। हम गरीबों के लिए, सारे देशवासियों के लिए एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस यानी कंपलसरी एक हेल्थ बीमा योजना, जिसमें कि विशेषकर गरीबों पर फोकस्ड हो, उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। जो एसेंशियल दवाइयाँ होती हैं, कम से कम 25-50 ऐसी दवाइयाँ जो मोटे तौर पर 95% बीमारियों को ठीक कर लेती हैं। हमारी कोशिश है कि ये दवाई तो हर इस देश में इंसान को, विशेषकर गरीब आदमी को, वो निःशुल्क जो है वो हर हेल्थ फैसिलिटी पे हमारे उपलब्ध हो जानी चाहिए। फिर गरीबों के लिए जो अभी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, दूसरे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन सबको भी फर्दर अपग्रेड करना, इनकी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। जो कई जो दूसरे प्रांतों के अंदर जो बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, गरीब आदमियों को भी हो जाती हैं, उनके लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, तो हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान सारे देश भर में बनाने की योजना बना रहे हैं, उस पर काम करना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े कैंसर के संस्थान हम बना रहे हैं। जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बड़े पैमाने पर विकसित करने की हमारी योजना है। हम योग को एक बड़ा जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। तो जितने दूसरे सिस्टम्स हैं, जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, सिद्धा है, यूनानी है, कोई होम्योपैथी है, कोई नेचुरोपैथी है, इन सबको भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन भारत में जीडीपी का सिर्फ 1.3% स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च होता है, जबकि आप अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नॉर्वे की तुलना में देखें तो वहां पर 4% जो है जीडीपी का स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है। इसको किस तरह आप आपकी जानकारी में ये तो ठीक है, भारत में 1% ही खर्च हो रहा है। अमेरिका में तो 17-18% होता है, ब्रिटेन में 10-12% होता है, और जो अड़ोस पड़ोस में भी हमारे साउथ ईस्ट एशिया के कई देश हैं, वहाँ 5%, 6%, 8% तक भी, थाईलैंड वगैरह में इन सब जगहों पे होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारत में हम बहुत कम जीडीपी का हिस्सा हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, और प्राइवेट वगैरह को मिला लें तो भी 4% तक हेल्थ पर खर्च हो रहा है। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उस समय 3.3% होता था, उसके पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 3% हुआ। उस समय नेहरू जी ने एक कमेटी बनाकर इसका अध्ययन कराया था। तब एक रिकमेंडेशन आई थी कि जीडीपी का 10% हेल्थ पे खर्च होना चाहिए, और अभी हम सेकेंड 5 ईयर प्लान से 12वें प्लान में कम हो गए हैं। यद्यपि जो टोटल जो पैसा है, अमाउंट, वो बढ़ गया होगा क्योंकि प्लान का साइज़ बढ़ गया। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर अनेक कारणों से पैसा पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, पैसा पर्याप्त मिले उसके लिए कोशिश करनी है, लेकिन जो 80% बीमारियों से लोगों को बचाने की चीज़ है उस पर तो हम काम करें। अगर हम बच्चे को वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से बचा सकते हैं, यानी जो टीकाकरण करके जिस बच्चे को उस खसरे से बचा सकते हैं, या पोलियो से हमने बचा लिया है, या डिप्थीरिया से, टेटनस से बचा सकते हैं, या हेपेटाइटिस से बचा सकते हैं,
या मान लीजिए एनकेफ्लाइटिस आज फैल रही है, तो अगर उसकी वैक्सीन जो है उपलब्ध है उसको हम दे दें, न्यूमोनिया को वैक्सीन देकर बचा सकते हैं। जिन जिन चीज़ों से हम बचा सकते हैं वो हम बचाएं। मैं समझता हूँ इस देश के हर आदमी को अगर मैं पैदल चलना, दौड़ना, योग करना, मेडिटेशन करना, ठीक प्रकार से खाना, समय पे सोना, समय पर उठना, ये सारी चीज़ें अगर सिखा पाऊँगा, स्वस्थ भोजन करना सिखा पाऊँगा, जंक फूड को छोड़ दें, सिगरेट, तंबाकू, शराब, इस तरह की चीज़ें छोड़ दें, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी बीमारियाँ तो वैसे नहीं आएंगी। आपने जापानी इंसेफेलाइटिस की डॉक्टर हर्षवर्धन बात की। मैं खुद पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस इलाके से आता हूँ जहाँ पर मासूम बच्चों का भविष्य लिखने से पहले ही समाप्त हो जाता है। हर साल हजारों की संख्या में बच्चे जो है बेमौत मरते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस से। आप खुद, मुझे याद है, चुनाव के दौरान गोरखपुर गए थे और इस पीड़ा को देखा और समझा था। अब आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, जहां पर पूर्वांचल की और बिहार के मुजफ्फरपुर के इलाके की इस बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं। क्यों नहीं पोलियो की तर्ज पे जापानी इंसेफेलाइटिस को जड़ से मिटाने की पहल करते हैं? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि आज बाई चांस आपका इंटरव्यू हो रहा है, आज ही ये विषय के ऊपर हमने बहुत गंभीर और गहरी मीटिंग की है, इसी हॉल में की है जहां आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सुबह मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के, बिहार के स्वास्थ्य सचिव को बुलाया हुआ था, सारे देश भर के अधिकारी थे और 4-5 उस इलाके के एमपीज़ और जो है पुराने मिनिस्टर वगैरह भी आए। एक केंद्र के मंत्री भी मुजफ्फरपुर के हैं, वो भी आए। पुराने अश्विनी चौबे जी आए जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। महंत साहब आए गोरखपुर से। तो सबके बीच में हमने बहुत विस्तार से आज चर्चा की है, क्योंकि मैं जब कैंपेन में गया था चुनाव अभियान के दौरान, तो मैंने देखा कि एनकेफ्लाइटिस के बारे में मुझे डॉक्टर होने के नाते पता था, लेकिन उसकी गंभीर परिस्थिति का मुझे इतना डिटेल्ड ज्ञान नहीं था। वहाँ मैंने लोगों के कंसर्न को देखा, बच्चों की, माताओं की मन की पीड़ा को देखा, उनका डर देखा मैंने। तो ये यहाँ जो पहले एक हफ्ते में मीटिंग्स की, उसमें लगभग 3 बार मैंने इस एनकेफ्लाइटिस के बारे में चर्चा करनी शुरू की और आज हमने यहाँ काफ़ी बड़ा एक्सटेंसिव प्लान बनाया है। गोरखपुर के लिए हम लोगों ने 100 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की है, उनको हम तुरंत प्रारंभ करा रहे हैं। वहाँ के सारे अस्पतालों में स्पेशल वार्ड्स हमने कहा है इन बच्चों के लिए क्रिएट किए जाएँ। सर्विलेंस जो है और जो वार्निंग सिम्टम्स जो हैं उसको एकदम पता लग जाए, उसके लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाया है। और अभी करीब 22 और 23 तारीख को हमने जो प्रभावित ज़िले हैं जहां पर ये बीमारी पिछले सालों के अंदर ज़्यादा जिसने तकलीफ़ दी है, उन ज़िलों की हमने कहा है कल तक हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। उन ज़िलों में बड़ा कैंपेन चलाकर 22 और 23 तारीख को 100% बच्चों की पल्स पोलियो की तर्ज पर हम वैक्सीनेशन कराने वाले हैं और ये जो है काम हम अगले कुछ सालों तक चलाएंगे। तो साथ में रिसर्च उसके बीमारी के बारे में, उसके लिए मैंने CDC एटलांटा, जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है अमेरिका में, एटलांटा में, वहाँ के भी बड़े बड़े डॉक्टर्स से मैंने बातचीत करना प्रारंभ किया है। उनके साथ भी मीटिंग्स हम करने वाले हैं। तो जो कुछ संभव है मेडिकली वो सब कुछ करेंगे इन बच्चों के प्राण की रक्षा के लिए। राज्यों से कैसे आप समन्वय स्थापित करेंगे, क्योंकि जो राज्यों की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो जिले स्तर के अस्पताल हैं, सामुदायिक केंद्र हैं तहसीलों में, वो जो है सीधे सीधे राज्य सरकार के अधीन में आते हैं और वहाँ पे बड़ी समस्याएं भी देखने में आती है कि डॉक्टर समय से नहीं पहुँचते। गाँवों में अगर डॉक्टरों की तैनाती होती तो जाना ही नहीं चाहते। देखिए, ये इस तरह की जो समस्याएं हैं इनका समाधान तो स्वाभाविक है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय स्टेट का करेगा, लेकिन हम यहाँ नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, अर्बन हेल्थ मिशन, रूरल हेल्थ मिशन के तहत बहुत सारी सहायता कर रहे हैं केंद्र की तरफ से लोगों की। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित करना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को स्ट्रेंथन करना है, उनको और ज़्यादा मैन पावर देना है। आशा की जो इंस्टीट्यूशन है, जो ये काम करती हैं लेडीज़ फील्ड में, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ बड़े बड़े हम लोग कैंसर इंस्टीट्यूट्स और एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस स्टेट्स में बना रहे हैं। और फिर जो जितने हेल्थ प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में जॉइंटली एक साथ मिलके लोग एक दिन ही एक साथ चीज़ों को फोकस करके करें। तो मैंने अभी 1-2 महीने के अंदर अंदर मैं जल्दी ही सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ बुला रहा हूँ। इसमें सारे देश के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, सारे अधिकारी आते हैं, हम लोग मिलकर उनसे, मैंने यहाँ आकर देखा स्वास्थ्य मंत्रालय में कि 4 साल से 5 साल से कोई यहाँ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ की ही मीटिंग नहीं हुई थी। मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी।
पिछले 10 साल के अंदर जो नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की मीटिंग एक आध बार हुई है, जो कि इतनी बड़ी बॉडी है, प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं। तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस को मैं रिवाइव कर रहा हूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो मेरे साथी स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, उनके साथ मिलकर जो भी हम योजनाएं बनाएंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, उनका अच्छी तरह से पालन होगा। और बहुत सारी जो मातृ मृत्यु दर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बच्चों का और माँ का गर्भवती होने पे, इसको तो विशेष रूप से मेरी योजना है कि अगले कुछ ही सालों में जल्दी से जल्दी इसको कम से कम आधे पे मैं ले आऊँ। खसरे जैसी बीमारी है, फाइलेरिया जैसी बीमारी है, काला आज़ार जैसी बीमारी है, इनको जड़ से जो है हमें एरेडिकेट करना है, पोलियो चेचक की तरह। इसके लिए हम लग गए हैं। ये अगले किसी का टारगेट 2015 है, किसी का 2020 है, तो मैंने कहा 2020 नहीं, मुझे 2018 में करके दिखाना है, 19 में करके दिखाना है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम काम करना हमने शुरू किया है और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे सबके सहयोग से हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। एक और बड़ी चुनौती मुझे लगता है आपके सामने होगी, घपले घोटालों से निजात पाने की। जिस तरह NHRA में एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, अच्छी योजना है, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कई राज्यों में काफी विवादित हो गई घपले घोटालों की वजह से। इससे आपको पार पाना देखिए, होगा। ऐसा है कि हमने कहा है कि जो इसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम है, इसको मैंने और मजबूत करने के लिए पहले ही मीटिंग में आदेश दिया है, जहां इस तरह की कोई शिकायतें आएंगी और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर भी मॉनिटरिंग की जाएगी। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के समय में ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होगा, पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से काम किया जाएगा, करना पड़ेगा। अधिकारियों को भी बता दिया है कि अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मेरे सिस्टम से अपने आप बाहर चले जाइए। तो आप देखेंगे कि ऐसा थोड़ी है कि इस देश में भ्रष्टाचार और घोटाले चल रहे हैं तो उनका कोई इलाज नहीं है। इलाज हर चीज़ का है। और फिर ये भी नहीं है कि सारी जगह पे भ्रष्टाचार या घोटाले हो रहा है। सिस्टम में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत ईमानदार लोग भी हैं। और एक जनरल कई बार हो जाता है कि हम सारे सिस्टम को ही गलत समझ लेते हैं। जब मैंने दिल्ली में पोलियो अभियान शुरू किया था तो मुझे लोग कहते थे ये तो सारे लोग जंग लगे हुए हैं, ये डॉक्टरों से कुछ नहीं होगा, अधिकारी से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, यही लोग करेंगे, आप देखिएगा। इनके अंदर इतनी ताकत है, सबके अंदर एक अच्छाई होती है, उस अच्छाई का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। और जब उस अच्छाई को हम उभारते हैं और उसको मोटिवेट करके इस्तेमाल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री मुझे लगता है एक के बाद एक नई चुनौतियां आपको सामने देखने को मिलेंगी। मेरे हिसाब से एक और चुनौती है, डॉक्टरी की पढ़ाई काफ़ी खर्चीली है एक, और यदि कोई बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS या PG के लिए एडमिशन लेना चाहे, बिना डोनेशन के उसको एडमिशन नहीं मिल सकता। ऐसे में देश को कैसे पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर मिलेंगे? देखिए, ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि सारे लोगों को डोनेशन से एडमिशन होता है। जो मेजॉरिटी बच्चे जो है वो कंपटीशन से सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल वहाँ पर MBBS और PG की सीट काफी कम है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वहाँ 15% सीटें मैनेजमेंट के तहत होती हैं, लेकिन वहाँ बहुत पैसा लिया जा रहा है। PG की भी जो सीट्स हैं उनमें भी बहुत पैसा लिया जा रहा है। मेडिकल एजुकेशन में बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है, नए कायदे कानून लागू करने की ज़रूरत है। इसलिए, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसकी फंक्शनिंग के बारे में बहुत सारे गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं पिछले सालों में। तो हम इस मेडिकल एजुकेशन को बेहतर करने के लिए रेडिकल रिफॉर्म्स करेंगे, बड़े पैमाने पर इसमें चिंता करेंगे, क्योंकि मेडिकल काउंसिल्स का और मेडिकल एजुकेशन के अंदर मेडिकल एजुकेशन को बेहतर करने का, समय के साथ उसको प्रभावी बनाने का जो है ये चैलेंज है बहुत बड़ा देश के सामने। और आसानी से जो है लोगों को पढ़ लिखने के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं मिले, मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाई जाएं, इसके लिए नए नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं, उसमें भी फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित करा जाए। इस तरह की कई सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में लोग मांग कर रहे हैं विभिन्न राज्यों में एम्स जैसे बड़े अस्पताल खोलने की। तो ये जो बड़ी चुनौती है, जहां पर वाकई में आवश्यकता है, वहां पर कैसे आप इस बड़ी जरूरत को पूरा करेंगे? हमने ऑलरेडी इसके लिए मीटिंग वगैरह कर ली है। जो 6 एम्स ऑलरेडी बन रहे हैं, बनकर तैयार हो गए हैं, मतलब काफ़ी स्तर तक उसमें पढ़ाई शुरू हो गई है, बच्चे जो है एडमिट हो गए हैं। उसी की तर्ज पर हमने उनके डायरेक्टर्स को कहा है कि अपने अनुभव से मुझे बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ों की प्रॉब्लम्स आई जिसको हम तुरंत दूर करें
और अगले वाले एम्स को बनाने में हम उन प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। तो हमारी योजना है कि आने वाले समय में हम बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं जहाँ कोई एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस नहीं है वहाँ नए एम्स खड़े करें, ताकि देश भर से लोगों को दिल्ली में भागने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके लिए फिर हम केंद्र जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे सहायता मांगेंगे कि भाई आप हमें कम से कम 200 एकड़ ज़मीन दीजिए, तो हम आपके प्रदेश में एम्स बनाने के लिए प्रयास करेंगे। उसके लिए सारा काम शुरू करेंगे, योजना बनाएंगे। ऐसे ही हम कैंसर के 50, 60, 70 इंस्टीट्यूट्स और ये टर्शरी सेंटर्स बना रहे हैं देश भर में, जहां अभी हरियाणा में एक बहुत बड़ा जो है हमारा इसका कैंसर का और इसका काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, जहां रिसर्च भी होगी, ट्रीटमेंट भी होगा, सब चीज़ें होंगी। और देश भर में हम बड़े कैंसर के अस्पताल बनाने जा रहे हैं आने वाले समय। बड़े सरकारी अस्पतालों में फैकल्टी और डॉक्टरों के तमाम पद खाली पड़े हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इनको दूर करने के लिए क्या आपकी रणनीति? इनके लिए देखिए वही है, इसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है, जो अभी तो डॉक्टर और जो नर्सिस की रेशियो है वो उल्टी है। बेसिकली जो है जितनी नर्सिस होनी चाहिए, जितने डॉक्टर होना चाहिए, उसकी रेशियो जैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली जो प्रोडक्शन हमारे को और करना पड़ेगा। सिस्टम के अंदर जो है जो लोग हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, नए नए कॉलेजेस के माध्यम से नए पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स इनका प्रोडक्शन हो, स्पेशलिस्ट का प्रोडक्शन हो। एक ये डिटेल्ड योजना है, इसके ऊपर हम लोग काम करना शुरू किया है। कहते हैं कि मेडिकल साइंस के विकास के लिए रिसर्च बेहद आवश्यक है। इस दिशा में आपकी रणनीति क्या होगी? इस दिशा में रणनीति यह है कि जो रिसर्च के ऊपर हमारा बाकायदा एक अच्छा खासा विंग है, जो इस पर ICMR के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से काम कर रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग अब नए एम्स बना रहे हैं, वहाँ पर हमने कहा है कि आप रिसर्च को भी स्ट्रेंथन करिए, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन को भी स्ट्रेंथन करने के लिए हार्वर्ड के साथ लिंकेज हमने किया है। हार्वर्ड से लिंकेज करके और पब्लिक हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो भी नए नए एम्स में बनाएंगे। और रिसर्च के ऊपर विशेष रूप से मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। मैं बहुत ही जल्दी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अटलांटा के साथ भी जो है मीटिंग करने वाला हूँ। और भी जिन जिन फील्ड्स में रिसर्च की आवश्यकता है वहाँ ICMR को हम और स्ट्रेंथन करेंगे। एड्स के अंदर जो रिसर्च हो रही है उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। आयुर्वेद के अंदर जो रिसर्च की ज़रूरत है और आयुर्वेद की ताकत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, उसके लिए हम बड़े इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेंगे यहाँ भारत में। अब आपके गृह राज्य दिल्ली की राजनीति की बात करेंगे। क्या राष्ट्रपति शासन अभी जारी रहेगा? ये प्रश्न का उत्तर या तो राष्ट्रपति जी दे सकते हैं या उपराज्यपाल महोदय दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत बार कहा है कि दिल्ली में क्योंकि जिस तरह का नंबर्स हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो 8 दिसंबर को ही कहा था कि अगर हमारे पास नंबर नहीं है तो हम सरकार नहीं बना सकते। जोड़ तोड़ से नहीं बनेगी। तो जोड़ तोड़ से कम मैं तो नहीं समझता कि सरकार बनानी चाहिए। और ऐसी स्थिति में कोई तरीका नहीं है। अब हम लोग अरविंद केजरीवाल की तरह तो नहीं करने वाले हैं कि कहा कांग्रेस भ्रष्ट है और कांग्रेस के साथ ही मिलकर सरकार बना डाली। तो मैं ये समझता हूँ कि जो चुनाव है उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो चुनाव आज हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो या फरवरी में हो, ये एक अलग विषय हो सकता है। बीजेपी ने आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। क्या यदि दिल्ली में दोबारा सरकार बनती है तो आप दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? ये देखिए मेरे चाहने का विषय नहीं है। मेरे जीवन में डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक डॉक्टर हर्षवर्धन के संदर्भ में कोई फैसला नहीं किया। 1993 में मुझे चुनाव लड़ना है, ये फैसला भी मेरे लिए बीजेपी ने किया था, या बीजेपी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका मैं स्वयंसेवक था उन्होंने मुझे स्पेयर किया तो उन्होंने किया था। लेकिन मैंने आज तक 20 वर्ष में कोई जब आज तक फैसला नहीं किया, तो आज मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं नहीं समझता कि सक्षम हूँ। मैंने देखा था जब दिवंगत गोपीनाथ मुंडे जी का निधन हुआ था तो सबसे पहले आप एम्स पहुंचने वालों में से थे। ये मैं ज़रूर मानता हूँ एक डॉक्टर होने के नाते कि अगर उन्होंने सीट बेल्ट लगाई होती तो शायद इतने झटके के साथ जो है उनको जो गर्दन के अंदर जो फ्रैक्चर हुआ या उनका जो लिवर डैमेज हुआ, ये चीज़ ना होती, और ना होती तो उनके प्राण जो है वो बच सकते थे। इसलिए मैं सारे देशवासियों को यही बार बार कह रहा हूँ, आपसे भी अनुरोध करता हूँ, इसका बड़ा आंदोलन खड़ा करिए कि गाड़ी में बैठने पे आगे और पीछे
चाहे हम आगे बैठे हैं चाहे पीछे बैठे हैं, हम बेल्ट ज़रूर लगाएं। सड़क पर चल रहे हैं तो हम हेलमेट ज़रूर पहने। और मैं तो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन से भी कहना चाहता हूं कि आप जिसने बेल्ट नहीं लगाई, जिसने हेलमेट नहीं पहना, उसको पेट्रोल डीजल देना रिफ्यूज़ कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये शायद देश और समाज के लिए आपकी एक तरह से बड़ी सहायता होगी। अब कुछ निजी बातें करेंगे। हमारी जानकारी के हिसाब से आप अच्छी खासी जो है प्रैक्टिस करते थे, फिर कैसे राजनीति की तरफ आपका रुझान हुआ? अभी कुछ दिन पहले तक भी अपने मरीज देखता रहा हूँ। 30 साल जो है मेरे जीवन के, प्रैक्टिसिंग जीवन के मैं पूरे कर चुका हूँ। नाक कान गले का मैं विशेषज्ञ हूँ और उसी के मैं मरीज देखता रहा हूँ, ऑपरेशन भी करता रहा हूँ। मैं 83 में 30 नवंबर को प्रैक्टिस करना शुरू किया था और अभी 2013 की 30 नवंबर को 30 साल मैंने प्रैक्टिस में पूरे किए। अभी मंत्री होने के नाते प्रैक्टिस करना संभव नहीं है, इसलिए मैं इस समय प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि मैं राजनीति में कैसे गया, 1993 में मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया था। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जिम्मेदारी थी मेरे पास। मैं डॉक्टरों का सारे दिल्ली भर का काम देखता था। उस समय बीजेपी ने और संघ ने मिलकर ये निर्णय किया कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो मेरे को चुनाव लड़वा दिया। फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि आपको मंत्री बनना है, तो मैं मंत्री बन गया। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी माँ है। मेरे पिता जो है उनका तो लगभग 15 वर्ष पहले देहांत हो गया था। और मेरी पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है। डॉक्टरी के बाद उन्होंने MBA किया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से। वो ऐसे कंसल्टेंट काम करते हैं। एक दूसरा बेटा है मेरा, वो CPA कर रहे हैं। उन्होंने उसमें मेलबोर्न में पढ़ाई की है। और तीसरी बिटिया है, उन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स किया, उसके बाद MBA किया। अभी वो भी किसी एक कंपनी में नौकरी करती हैं। आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? देखिए, माता पिता का प्रभाव तो सबके ऊपर होता ही है। और माता पिता के बात कहें तो मैं समझता हूँ मेरे जो टीचर्स हैं उनका प्रभाव रहा है, जो मुझे सौभाग्य से स्कूल से लेकर कॉलेज तक, मेडिकल कॉलेज तक हमेशा अच्छे टीचर्स मिले हैं जिनसे अच्छे मुझे संस्कार मिले। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो हमें संस्कार मिला वो सबसे मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण रहा है जीवन के अंदर। क्योंकि अगर वो हम लोगों को जीवन में ना मिला होता तो शायद हम लोग अपने जीवन को देश और समाज के लिए मीनिंगफुल ना बना पाते। और अगर महापुरुषों के अंदर कहा जाए तो स्वामी विवेकानंद ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। अटल जी को जो है मैंने जिस तरह से नज़दीक से देखा है, उन्होंने भी बहुत इंस्पायर किया है। अटल जी, अडवाणी जी का जो जिस तरह की मेहनत है, व्यक्तित्व है, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य ये है कि जब तक जीवित रहो, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ देश की, समाज की सेवा के लिए तत्पर रहो। और हर रोज़ पिछले दिन से बेहतर इंसान बनो। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो जीवन है ये बेसिकली इंसान के रूप में आदमी जब जन्म लेता है ये उसके लिए सौभाग्य होता है, लेकिन वो इंसान जीवन में बन जाए ये उसके लिए चुनौती है। और मेरे हिसाब से इंसान के रूप में जन्म लेकर इंसान बन पाना यही जीवन का दूसरा नाम है। तो मुझे लगता है कि जीवन में आदमी एक अच्छा इंसान बना रहे, देश की, समाज की, मानव कल्याण की, इंसान की वो सेवा कर सके। और ख़ासकर उन लोगों की कर पाए जो तकलीफ़ में हैं, दुखी हैं, विपन्न हैं, अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं, जिनकी तरफ कोई देख नहीं रहा, दूर असहाय एक कोने में खड़े हैं। ऐसा आदमी को सौभाग्य मिल जाए तो मुझे लगता है कि ये आदमी के लिए एक किस्मत की बात है। तो मेरे को लगता है कि जीवन में मुझे कोई किसी पद इत्यादि इन सब चीज़ों की कोई इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी जिम्मेदारी मिले उसमें ये सारे क्राइटेरियाज़ के हिसाब से जीवन ठीक से चले, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है।
बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बेहद सौम्यता के साथ जवाब दिया, और उन्होंने साफ कहा कि इनकी देखरेख में इनकी पूरी कोशिश होगी कि देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।